खम्मगणी प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका चेतन भारत लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका सारथी चंद्रकांत शर्मा। आज हम बात करेंगे एक विशेष मुद्दे पर। विशेष मुद्दा और आप सभी के लिए खुशखबरी का वातावरण है, माहौल है और बहुत अच्छी आपके लिए खुशखबरी ये है कि चेतन भारत लर्निंग अब राजस्थान पीएससी के लिए भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन करने के लिए आ रहा है और हमारी पूरी टीम आपको जो आपकी आने वाली परीक्षा है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी कराने वाले हैं। आपकी एकदम शुरुआत से लेके यानी कि बेसिक लेवल से लेके हाई स्टैंडर्ड लेवल तक जो भी तैयारी होगी उसके बारे में हमारी सभी टीम, सारे विषय विशेषज्ञ आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी परीक्षा के लिए सभी लोग मदद करेंगे, सहयोग करेंगे और पूरी तरह से आपको इस तरह से तैयार करेंगे कि आप प्रारंभिक परीक्षा को भी पास कर जाएं और उसके बाद आने वाली मुख्य परीक्षा में भी आप सफलता के झंडे गाड़ें। जब आप प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास कर लेंगे तो आपके साक्षात्कार में भी जो तैयारी होगी उसमें भी हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी। तो बहुत सारे लोगों को जैसा कि पता होगा कि हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अपना जो राजस्थान सेवा और अधीनस्थ सेवा की परीक्षा के लिए जो नया सिलेबस घोषित किया और डेट भी घोषित कर दी है। तो क्या होता है राजस्थान लोक सेवा आयोग का परीक्षा का पैटर्न, मतलब एग्ज़ाम पैटर्न की हम चर्चा कर लें कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कौन लोग पेपर दे सकते हैं और अभी जो परीक्षा होने वाली है, ठीक है, उसके लिए एप्लीकेशन भरने की डेट क्या है या लास्ट डेट कब तक है, कौन लोग उसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, और प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के सिलेबस पर यानी कि दोनों का जो पाठ्यक्रम है हम उसको पूरी तरह से अच्छे से आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम जुड़े रहिए आप मेरे साथ पूरे वीडियो में, क्योंकि आपने अगर ये वीडियो देख लिया यानी कि आप जो तैयारी करने वाले हैं उसके बारे में बारीक से बारीक चीज़ में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो जुड़ जाइए। तो सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप शीघ्रता से, यदि आप 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और आपका ग्रेजुएशन भी पूरा हो चुका है, तो आप बिना देर किए हुए आज ही जाकर, यानी कि जिस दिन मैं ये वीडियो डाल रहा हूं उसके पहले से एग्ज़ाम डेट जो है वो बता चुकी है, यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो स्टार्ट करने की डेट है 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई से फॉर्म भराने शुरू हो गए हैं। ठीक है, और ये 27 अगस्त तक फॉर्म भराएंगे। तो आप सभी लोग जो 21 साल की आयु पूर्ण कर चुके हैं और प्रशासनिक क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, अधिकारी के रूप में अपने आप को पाते हैं या उनकी सोच है कि वो जाके समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें, तो सभी लोग इस परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं 28 तारीख से फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। तो आप सभी लोग फॉर्म भर दीजिए और लास्ट डेट है इसकी 27 अगस्त, और जो लोग नहीं भर पाए वो 27 अगस्त से पहले अपने फॉर्म को भर देना। ठीक है, टोटल वैकेंसी जो है वो 988 पदों के लिए अभी वैकेंसी आई है। तो इसमें से कुछ जो सेवा हैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पद हैं, उच्च सेवा के, और कुछ जो हैं वो अधीनस्थ सेवा के पद हैं, यानी कि इसमें एसडीएम की बात करें, डीएसपी की बात करें या अन्य विभागों के जो पद हैं, सभी के टोटल पदों की संख्या है 988। फिर इसमें से अलग अलग कैटेगरी के लिए, अलग अलग पोस्ट के लिए पद बने, तो उन पे हम किसी दिन और चर्चा करेंगे। आज तो हम ये बात करें कि यदि हम फॉर्म भरें, जो विद्यार्थी 21 साल की आयु पूरी कर चुके हैं और उनका ग्रेजुएशन भी हो गया है, ठीक है, और उनकी अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष से अधिक नहीं है, तो वो लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी कोई राज्य लोक सेवा आयोग अपने राज्य में द्वितीय तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिए परीक्षा का आयोजन कराता है तो उसका एक ढांचा होता है, उसका एक प्रकार होता है, पैटर्न होता है, उसी आधार पे वो करता है। तो जब हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा कराई जानी है उसके पैटर्न को समझते हैं, तो जैसा कि बाकी राज्यों में होता है वो भी इसी तरह से ये राज्य भी उसी तरह की चीज़ों को फॉलो करता है। इसके जो है 3 चरण होते हैं परीक्षा के। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, वो वीडियो को और देखें तो और आगे की चीज़ें उनको समझ में आएंगी। जो एकदम नए बच्चे हैं, जिनको कुछ अता पता नहीं है कि राजस्थान पीएससी में कैसे पेपर होते हैं, क्या पैटर्न होता है, तो वो लोग बहुत ध्यान से इस बात को समझें। जब हम राजस्थान पीएससी को देंगे तो ये 3 चरणों वाली परीक्षा है।
इसका जो पहला चरण है जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा या प्री परीक्षा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, यानी कि आपको 4 में से कोई एक सही है उसका उत्तर देना होता है, ठीक है, और आपको गोले भरने होते हैं। इसके बाद होती है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा यानी कि अब आपके सामने जो है विषय रखे जाते हैं और उन विषयों की जो प्रश्नोत्तरी बनाई जाती है उसके लिए आपको लिखित उत्तर लिखना होता है, यानी कि आपको आंसर की राइटिंग करनी होती है जाके परीक्षा हॉल में। 3-3 घंटे का समय मिलता है और सभी जो सब्जेक्ट होते हैं उनको मर्ज करके एक पेपर बनाया जाता है। तो हम चर्चा करेंगे कि कौन से पेपर में क्या क्या चीज़ आने वाली हैं। और तीसरा जो चरण है या जिसे हम अंतिम चरण कहें चयन प्रक्रिया का, वो होता है इंटरव्यू, या जिसे हम लोग अमूमन साक्षात्कार कहते हैं। तो वो ओरली होता है। जब हम मुख्य परीक्षा पास कर जाते हैं तो उसके बाद हमें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है और फिर मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, इन दोनों के अंकों को जोड़कर आपकी जो चयन सूची है, जो अंतिम परीक्षा का परिणाम है, वो बनता है। और उसके बाद जो सबसे अच्छे नंबर लेके आता है तो उसको अपनी मनपसंद पोस्ट मिल जाती है ना। ये बात सुन के सबके चेहरे पे हंसी आ गई कि भाई हाँ, हम एसडीएम बन सकते हैं अगर हमारे अच्छे नंबर आ गए, तो हम डिप्टी कलेक्टर बन सकते हैं, हम डीएसपी बन सकते हैं अगर सबसे अच्छे नंबर लेके आ गए तो जो टॉप करते हैं उनको अपनी पसंद की पोस्ट भी मिलती है उनके नंबरों के अनुसार जो वो भरते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू, इन 3 चरणों से होकर गुजरती है राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं हम कि इसका जो प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न है वो कैसा है, कितने प्रश्न आने वाले हैं, कितने अंकों का पेपर होता है और इस पेपर में जो है सिलेबस क्या होता है, हमें क्या पढ़ना होगा कि हम इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाएं, ठीक है। और जब हम प्री परीक्षा को पढ़ रहे होंगे दादा, तो हम आपकी पूरी तरह से इसमें मदद करने वाले हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि भाई जो हमारी परीक्षा है राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक या प्री परीक्षा जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसमें क्या होता है। तो प्रारंभिक परीक्षा तो क्या होती है कि पेपर वही जो हम बात कर रहे हैं कि पेपर आता है, उसमें 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन और उसके 4 ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, उसमें से जो सही होता है वो हमें उत्तर बताना होता है, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है उसका एक ही पेपर होता है। अन्य राज्यों में हम जाते हैं तो 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का पेपर होता है और एक होता है सीसेट का पेपर। तो कुछ राज्यों में जो है राज्य लोक सेवा आयोग में सीसेट का क्वालिफाइंग होता है, लेकिन जब राजस्थान पीएससी की हम बात करते हैं तो केवल एक पेपर होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पेपर कितना होता है, आपका एक ही पेपर होता है। और इस पेपर का नाम क्या दिया जाता है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के नाम से इस पेपर को नाम दिया गया है। तो इसका पेपर होता है, एक समय भरपूर मिलता है आपको। इस पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। 3 घंटे के अंदर आपको प्रश्नों को कितने प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो प्रश्न होते हैं 150 प्रश्नों की श्रृंखला आती है जिनको हल करने के लिए आपके पास होते हैं 3 घंटे। अब 3 घंटे में तो इतने 150 प्रश्न हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखो जब हम और भी कोई परीक्षा देते हैं या यूपीएससी की परीक्षा देते हैं तो 2 घंटे का समय मिलता है, प्रश्नों की संख्या होती है 100 और यहाँ पर हमें अतिरिक्त कितने प्रश्न मिल रहे हैं, केवल 50, और समय कितना मिल रहा है, पूरा 1 घंटा। यानी कि 3 घंटे में हमें 150 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये जो 150 क्वेश्चन है आते कैसे हैं, तो वही वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी कि एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं। कोई एक को हमें चॉइस करना होता है जो राइट आंसर होता है, ठीक है। किस स्तर के आते हैं, तो वही बैचलर डिग्री लेवल के, यानी कि स्नातक स्तर की जो पाठ्यक्रम होता है उसी से संबंधित प्रश्नों को बनाया जाता है, ठीक है। अंक कितने होते हैं 150 प्रश्न के, तो 200 अंकों का पेपर होता है। यानी कि 150 जो प्रश्न हैं उनमें बराबर अंक रखे जाते हैं और मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो कितने हैं 200 नंबरों का भी यह प्रश्न पत्र होता है। और जब हम इन 150 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न गलत कर देते हैं, यहाँ पर तुक्के नहीं चलते हैं, ठीक है। तो तुक्के लगाने वाले जो विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छे से सुन लेना इस बात को मेरी को, कि यहाँ पर आपके तुक्के नहीं चलेंगे दादा, क्योंकि अगर आपने तुक्का लगाया और वो प्रश्न हो जाता है गलत तो यहाँ पर 1/3 1/3 माइनस मार्किंग होती है, माइनस मार्किंग का यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो यदि आपको प्रश्न बनता है तभी आप उस प्रश्न को हल कीजिए, अन्यथा उसे छोड़ दीजिए।
नहीं तो क्या होगा, जो प्रश्न आपने सही कर दिए थे उस, अगर कोई प्रश्न गलत करते जाते हो आप 4 से 5 6 और 5 6 के गलत हो गए तो आपने जो सही किए थे इनका भी उल्टा उत्तर का अंक कट जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आपको तुक्का मारना है तो बिल्कुल मत मारिए, लॉजिक लगा के अगर कहीं समझ में आ रहा है कि नहीं हाँ ये चीज़ हो सकती थी, ये आंसर कट गया था, ये ऑब्जेक्टिव कट गया था तो इसका आंसर ये आ सकता था, तो यदि आपको थोड़ा सा 60 से 70% लगता है कि ये सही है तभी आप वहाँ रिस्क लीजिएगा, अन्यथा यहाँ नेगेटिव मार्किंग है तो आप सारे प्रश्नों को हल करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो ये है प्रारंभिक परीक्षा का स्तर। 150 क्वेश्चन 200 नंबर के और 1/3 होती है माइनस मार्किंग। ठीक है, कुछ राज्यों में पीएससी में क्या होती है माइनस मार्किंग नहीं होती, लेकिन राजस्थान पीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है इसमें क्या है भाई साहब, माइनस मार्किंग है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, अगर उत्तर गलत करोगे तो 1/3 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो तुक्के लगाने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो जाता है हमारा खत्म। हमें जितने भी प्रश्नों को उत्तर देना है वो पूरा जिनको आता है उन्हीं को देना है। ठीक है, तो अब आपके जय सिया राम, जय हनुमान जी, माता जी और कोई भी भगवान यहाँ पर तुक्के में आपका साथ देने वाले नहीं है। ठीक है, तो अच्छा पढ़ के जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को समझने से पहले हम ये और देख लेते हैं कि मुख्य परीक्षा का जो पैटर्न है वो कैसा होगा। जब हम प्रारंभिक परीक्षा को पास कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें मुख्य परीक्षा में बैठने को मिल जाता है, हम एलिजिबल हो जाते हैं, उसके लिए योग्य हो जाते हैं। ठीक है, रिजल्ट जैसे ही आता है प्री का हम मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब मुख्य परीक्षा जो है वो क्या है, तो मुख्य परीक्षा क्या है, लिखित परीक्षा है आपकी पूरी की पूरी। ठीक है, यहाँ पर पेपर की जो संख्या है वो है 4, नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं 4। ठीक है, यहाँ पे 4 प्रश्न पत्र होंगे, जनरल स्टडी का 1 2 3 और 4। ठीक है, तो जनरल स्टडी के होते हैं 3 पेपर और जो चौथा पेपर है वो हिंदी और अंग्रेजी का होता है। ठीक है, यहां भाषा ज्ञान भी जरूरी है, हिंदी और अंग्रेजी का। चूंकि हिंदी का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा होता है, 120 नंबर के लगभग हिंदी आती है और 80 नंबर की आती है अंग्रेजी, तो ये 200 नंबर का पेपर हो जाता है। ठीक है, और पहले जो 3 पेपर हैं यानी कि सामान्य अध्ययन के जो 3 पेपर हैं ये भी 200 नंबर के होते हैं, यानी कि और इन प्रश्नों को हल करने के लिए समय कितना मिलता है, 3 घंटे। जो समय प्रारंभिक परीक्षा के 150 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मिल रहा था ऑब्जेक्टिव टाइप, वही यहां पर समय मिलता है हमें लिखने के लिए, यानी कि एक प्रश्न को लिखने के लिए आपको कितना समय मिलेगा, 3 घंटे का। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें कि ये 3 घंटे में हमें किस तरह के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है, तो देखो यहां पर आपके जो प्रश्न है वो 3 प्रकार के होंगे, लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। ठीक है, एक 2 नंबर का प्रश्न होगा, ठीक है, जो 10 से 15 शब्दों की अधिकतम सीमा में लिखना होगा। एक 5 नंबर का प्रश्न बनेगा जो अधिकतम 50 शब्दों में लिखना होगा आपको, और एक प्रश्न होगा 10 नंबर का। एक प्रश्न नहीं होगा, प्रश्न अनेक होंगे, लेकिन ये पैटर्न होगा, 2 नंबर के प्रश्न आएंगे, 5 नंबर के आएंगे और 10 नंबर के। तो जो 2 नंबर वाला प्रश्न है उसको आप अधिकतम 15 शब्दों में लिख सकते हो, जो 5 नंबर का प्रश्न है इसे अधिकतम 50 शब्दों में, और जो 10 नंबर का प्रश्न है इसे अधिकतम 100 शब्दों में आप लिख सकते हो। ये प्रथम, द्वितीय और तृतीय पेपर के लिए होता है। ठीक है, और चतुर्थ पेपर में भी नंबर यही होते हैं, लेकिन शब्द सीमा जो कि हिंदी है और इंग्लिश है तो आगे पीछे हो जाती है, लेकिन पैटर्न यही चलता है। 3 प्रकार के ही प्रश्न आते हैं। ठीक है, एज ए स्क्रिप्ट टाइप होता है ना, और शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होते हैं, वही लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। एक छोटा प्रश्न, थोड़ा सा उससे बड़ा और बड़ा। हाँ, सबसे अच्छी बात 2018 से जो मुख्य परीक्षा हुई तो हमने देखा था कि जिस तरह से कॉपी आती है मुख्य परीक्षा की, उसमें क्या होता है कि कॉपी में लाइन तो रहती है सारी लाइन, लेकिन एक अच्छी बात होती है कि जो हमें ये कई बार हम सोचते हैं कि यार हमने प्रश्न का जो उत्तर है वो बड़ा लिख दिया, या हमने आधे पन्ने में लिखा, 2 पेज में लिख दिया हमने, तो कितना लिखना चाहिए था। ये बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड होती है कि सर ये बताइए कि 5 नंबर के प्रश्न में हमें कितना लिखना है, 10 नंबर के प्रश्न में हम कितने पेज लिखें। तो पेज कितने लिखना है ये बात का ध्यान आपको ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि आयोग ने कॉपी ही इस तरह से डिजाइन की है कि आयोग ने क्या किया कि अगर आपका 2 नंबर का प्रश्न है तो उसने क्वेश्चन डाल दिया है आपकी उत्तर पुस्तिका में, और वहीं पे क्वेश्चन लिख दिया है, और उसके नीचे उसने 3 से 4 लाइन छोड़ रखी। तो ये लाइन के अंदर ही आपको आंसर को खत्म कर देना है,
समझ रहे हो ना, आपके पास स्पेस ही नहीं है ज़्यादा लिखने का, क्योंकि आयोग को पता है कि जो प्रश्न मैं 2 नंबर में पूछ रहा हूँ उसके लिए इतनी ही जगह पर्याप्त है। उसने 1 से 2 लाइन अधिकतम दी हैं आपको, उसके अंदर ही कम शब्दों में आपको सार्थक आंसर लिख देना है। तो समझ रहे हैं आप। 5 नंबर वाले प्रश्न में भी यही है कि क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके बाद भी लाइनिंग छुट्टी रहती है, ठीक है। 10 नंबर के प्रश्न में भी यही है। तो हमें ये सोचना ही नहीं है कि आधा पेज लिखना है, 1 पेज लिखना है या 2 पेज में आंसर लिखना है, क्योंकि जितना समय जितना पेज लगेगा वो आयोग ने अपनी उत्तर पुस्तिका में दे रखा है, ठीक है। और ये चारों के चारों जो प्रश्न पत्र हैं वो 200 नंबर के होते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है वो जो कितने नंबर का होता है, 200 मार्क्स का। तो हम अगर मेंस की बात करें तो मेंस में जो नंबरों की संख्या कितनी हो गई, 200, 4 पेपर हैं तो 800 नंबर हो गए, ठीक है। 800 नंबर मुख्य परीक्षा के और इसके बाद के इंटरव्यू के नंबर जुड़ के ही आपकी जो अंतिम परिणाम है वो बनता है। आपका जो लास्ट में मेरिट लिस्ट बनती है फाइनल सिलेक्शन की, वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं, प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। प्रारंभिक जो परीक्षा है वो केवल आपकी मुख्य परीक्षा में पहुंचाने वाली सीढ़ी है, उसके अंक नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक परीक्षा के कट ऑफ के बाद जो लोग मुख्य परीक्षा में पहुंचते हैं उनके लिए फिर इंटरव्यू की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा में और क्या क्या है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या है, ठीक है। तो हमें ये तो हमने अभी चर्चा कर ली कि अधिकतम अंक होते हैं 200, समय मिलेगा 3 घंटे और इस पेपर का नाम होता है सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। 2021 का जो नया नोटिफिकेशन आया उसके साथ ही राजस्थान लोक सेवा आयोग ने क्या है, अपना नया सिलेबस भी बताया हमें, ठीक है, कि हम इस तरह से अब प्रश्न पूछेंगे। 2018 के सिलेबस में कुछ परिवर्तन करते हुए 2021 में नया सिलेबस लेके आए और अब हमें तैयारी अकॉर्डिंग टू सिलेबस करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर सिलेबस में जो चीज़ें दी गई हैं उन्हीं से प्रश्न आएंगे। हम जब अभी सिलेबस को देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि कुछ बातें ऐसी लिख दी जाती थी, उसके अंदर से कुछ भी पूछ लिया जाता था। इस बार राजस्थान लोक सेवा आयोग ने क्या किया है कि टॉपिक दे दिए हमें। अगर वो धर्म से क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो उन्होंने धर्म में लिख दिया आजीवक, जैन और बौद्ध धर्म, ठीक है। यदि कोई राजवंश से प्रश्न पूछना है तो राजवंशों के नाम लिख दिए उसके सामने कि इन राजवंशों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर साहित्य से प्रश्न पूछना है तो साहित्य लिख दिया उन्होंने कि संस्कृत, प्राकृत और तमिल साहित्य को आपको पढ़ना है। यानी कि थोड़ा सिलेबस में ये परिवर्तन हुआ कि खोल के चीज़ें आपके सामने बता दी गई, यानी टॉपिक के सब टॉपिक बता दिए गए कि आपको इन से पढ़ना है। चूँकि जब हम किसी विषय को पढ़ते हैं तो हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग सिलेबस तो हम पढ़ें, लेकिन उससे जुड़ी हुई चीज़ों को भी हम पढ़ के जाएं कि अगर कोई प्रश्न इस प्रकार से आता है जो किसी चीज़ से जुड़ा हुआ होता है तो वो प्रश्न भी हम अच्छे से सॉल्व कर जाएं, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसके प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को ही चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ के जानी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो यार, राजस्थान का पेपर है, राजस्थान पीएससी का, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो राजस्थान के सामान्य ज्ञान पर आधारित होंगी, ठीक है। राजस्थान के इतिहास की बात करोगे, राजस्थान के भूगोल की बात करोगे, राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात करोगे, तो अधिकांशतः जो प्रश्न हैं वो राजस्थान की परीक्षा में राजस्थान से ही जुड़े हुए होते हैं। अब सिलेबस में देखें कि क्या दिया है, तो जो पहली यूनिट दी है वो है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक दिए हैं उसके आधार पे हमें राजस्थान का इतिहास पढ़ना है, ठीक है। यानी राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थलों की चर्चा करनी है, पुरा पाषाण से ताम्रपाषाण काल तक एवं कांस्य युग तक पढ़ना है हमें। ऐतिहासिक राजस्थान में हमें प्रारंभिक ईसवी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्रों की बात करनी है। प्राचीन राजस्थान के समाज, धर्म और संस्कृति की बात करनी है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। साथ ही प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक, सांस्कृतिक उपलब्धियां। राजस्थान से संबंध रखने वाले जो प्रमुख राजवंश थे और उन राजवंशों में भी जो प्रमुख राजा हुए उनकी कोई सांस्कृतिक उपलब्धियां, उनकी कोई विरासत, ऐतिहासिक विरासत जिसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, तो वो प्रश्न अपने सिलेबस में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने रख दिया है। अब उन वंशों में देखो, गोहिल वंश की बात की है, प्रतिहार को बहुत अच्छे से पढ़ना है, चौहान वंश, परमार वंश, राठौर वंश, सिसोदिया और कच्छप घात वंश।
ये वंश जो हैं प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए हैं राजस्थान के, तो इनको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक शासक के समय काल में कोई कवि रहते थे, या उस समय के राजा ने कोई बहुत बड़ी इमारत बनवाई है जो विश्व प्रसिद्ध हो गई हो या देश में प्रसिद्ध हो, या कोई ऐतिहासिक युद्ध लड़ा हो, मतलब कोई भी इस प्रकार की घटना जिससे राजस्थान को प्रसिद्धि मिली हो, ख्याति मिली हो, उस सबको हमें इन महत्वपूर्ण वंशों से अच्छे से पढ़ना है। फिर आधुनिक राजस्थान का उदय, ठीक है। राजस्थान जैसे जैसे राज्यों का एकीकरण हुआ तो राजस्थान के उदय की भी हम बात करेंगे। 19 से 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, राजनीतिक जागरण, समाचार पत्रों, राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका, 20वीं शताब्दी में जनजाति, किसान आंदोलन, 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रजामंडल, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, कैसे राजस्थान की छोटी छोटी बड़ी देशी रियासतों को एकत्रित करके हुए, और 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया। तो कौन कौन सी देशी रियासत थी, किसको कैसे मिलाया गया, कौन सा एरिया मध्य प्रदेश से लिया, कौन सा किस राज्य से लिया, और फिर राजस्थान का गठन किया गया, ये सब हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है। फिर राजस्थान की वास्तु परंपरा बहुत प्रसिद्ध, क्योंकि राजस्थान के पर्यटन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के महल और जो किले हैं वो बहुत दर्शनीय हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापत्य कला कौन सी है, राजपूताना शैली है, या इंडो इस्लामिक शैली है, या अरबी शैली है, या तुर्क मुसलमानों के आगमन के बाद कोई भवन बना है। तो इस प्रकार की जो वास्तुकला की शैलियाँ हैं उन सबको हमें यहाँ पढ़ना है। किस में पढ़ेंगे हम, मंदिरों में, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचना, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, या हस्तशिल्प। यानी कि राजस्थान की कला की बात करोगे तो वास्तुकला, शिल्पकला, हस्तकला, पूरी जो हमारा लघु कुटीर उद्योग वाली कलाएं हैं उन सब का भी अध्ययन हम बहुत अच्छे से और बारीकी से करेंगे। फिर प्रदर्शन कला, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, वाद्य, लोक नृत्य और नाट्य। देखो, किसी भी राज्य की जान होती है उसकी अपनी संस्कृति, यानी कि उसके लोक गायन, उसके लोक संगीत, लोक वाद्यंत्र, जो क्षेत्रीय अंचलों में जो छोटे छोटे एरिया में जो लोक गायन होता है वो बहुत प्रसिद्ध होता है। तो राजस्थान के अंतर्गत आने वाली विभिन्न लोक संगीत की कला की बात करेंगे, लोक नृत्यों को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और अपना लोक नाट्य की बात करेंगे। भाषा एवं साहित्य, तो राजस्थानी भाषा की बोलियों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, कौन कौन सी बोलियां होती हैं, राजस्थानी भाषा का साहित्य एवं लोक साहित्य। धार्मिक जीवन, धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत संप्रदाय, बहुत सारे संत राजस्थान में हुए, तो वो किस अंचल में हुए, उनके नाम से पर्व मेले कहाँ लगते हैं, ठीक है, उनकी गायन की क्या विधा थी, उनकी प्रसिद्धि की क्या वजह थी, ये सब हम राजस्थान के इस चैप्टर में पढ़ेंगे और ये प्रश्न आएंगे। राजस्थान के लोक देवी देवता, ठीक है। अब देखो, लोक देवी देवता जो क्षेत्रीय आदिवासी जनजातीय समूह रहता है या और भी जो जातियां होती हैं उनके लोक देवता होते हैं, लोक देवियां होती हैं, यानी कि कुल देवी होती हैं उनकी जाति की। और इस प्रकार का जो समाज है वो बहुत विशेष तौर से ऐसे देवी देवताओं की पूजन अर्चन करता है। तो हम देखेंगे कि कौन से किसके लोक देवता हैं, देवी हैं। या राजस्थान के सामाजिक जीवन में मेले एवं त्यौहार, वही पूरी संस्कृति के बाद सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है। यानी कि जो पहली यूनिट दी गई है इसमें पूरी तरह से हमें राजस्थान ओरिएंटेड पढ़ना है, राजस्थान का पूरा महल, मकबरे, किले। अच्छा, इसमें एक चीज़ नहीं दी है, राजस्थान के पर्यटन स्थल, तो वो उन्होंने अगले चैप्टर में, अगली यूनिट में राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत उस चीज़ को शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। पर्यटन स्थल को भी हमें राजस्थान के सभी पढ़ेंगे। और वैसे भी जब हम कला के अंतर्गत महल, किले और या मानव निर्मित कोई भी चीज़ों का अध्ययन कर रहे होंगे तो वहाँ जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वो तो हम पढ़ेंगे, विश्व विरासत स्थल जो धरोहर स्थल है उनको भी पढ़ेंगे और ऐतिहासिक किलों को भी, ठीक है। तो ये है पहला यूनिट या पहली इकाई जिसे हम लोग राजस्थान के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरी यूनिट, दूसरी इकाई पे जब हमारी नज़र जाती है तो वो है भारत का इतिहास, ठीक है। राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य के बाद दूसरा जो चैप्टर या सिलेबस में दिया गया है वो क्या है, भारत का इतिहास। तो देखो, भारत के इतिहास में क्या, प्राचीन काल और मध्यकाल में देखें तो भारत के सांस्कृतिक आधार में सिंधु और वैदिक काल, 6वीं शताब्दी की पूर्व की श्रमण परंपराएं और नए धार्मिक विचार। अब नए धार्मिक विचार में कौन कौन से, ये लिख दिया है स्पष्ट में।
अगर उस समय 6ठी शताब्दी की बात करें तो हम जैन बुद्ध धर्म आए, शैव संप्रदाय भी था, इस्लाम धर्म भी धीरे धीरे निकल के आया, ठीक है, और भी थे, कपालिक थे, लिंगायत थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिखा आजीवक, बौद्ध तथा जैन। तो हमें बौद्ध जैन के साथ आजीवक को भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि स्पष्ट लिख दिया सिलेबस में। प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां। अब देखो भारत के इतिहास में कौन कौन से वंश हैं जिनके शासकों की उपलब्धियों की बात की गई, तो मौर्य को पढ़ेंगे, कुषाण को पढ़ेंगे, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव, ठीक है, एवं चोल राज। इनके महत्व शासकों की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं या विशेष ख्याति वाली घटनाएं हैं या कोई युद्ध लड़ाए लोगों ने, तो हमें केवल वही पढ़ना है। हालांकि हम पढ़ेंगे पूरा, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम उस चीज पर बहुत अधिक जोर देंगे, ठीक है। प्राचीन भारत में कला एवं वास्तु, वही इस 6ठी शताब्दी से लेकर जब हम प्राचीन राजवंशों की बात करते हैं तो उस समय की स्थापत्य कला थी, वास्तु कला क्या थी, मूर्ति कला क्या थी, इस सब के बारे में हम यहाँ देखेंगे। प्राचीन भारत में भाषा साहित्य का विकास। अब साहित्य का विकास कौन कौन सा, तो संस्कृत साहित्य की बात करेंगे, प्राकृतिक साहित्य की बात करेंगे और तमिल साहित्य दे दिया। तमिल साहित्य सुने हो ना। संगम वंश की जब हम बात करते हैं, जब हम विजयनगर राज्य की बात करते हैं तो संगम वंश आता है, जहां हम बहुत बड़े बड़े नाम देखते हैं संगम साहित्य की किताबों के, वहां की तमिल रामायणों के, तो वो सब आता है तमिल साहित्य में। तो अब हमें देखो भाई साहब, ये बहुत बड़े बड़े नाम भी याद करने पड़ेंगे तमिल साहित्य की किताबों की, वहां के लेखकों की, ठीक है, तो हमें ये चीजें पढ़नी। फिर आता है सल्तनत काल, प्रमुख सल्तनत शासकों की उपलब्धियां, विजयनगर का सांस्कृतिक उपलब्धियां, ठीक है, मुगल काल, राजनीतिक चुनौतियां, सुलह, अफगान, राजपूत, दक्कनी राज और मराठाओं के साथ इनके संबंध। मध्यकाल में कला एवं वास्तुकला, चित्रकला एवं संगीत का विकास। मध्यकाल में ही संगीत कला की बात करें या चित्रकला की बात करें तो बहुत तीव्र गति से विकास हुआ, तो उसको हम पढ़ेंगे। भक्ति तथा सूफी आंदोलन का धार्मिक एवं साहित्यिक योगदान, ठीक है, बहुत अजमेर शरीफ की बात करें या चिश्ती संप्रदाय की बात करें या सूफी संप्रदाय की बात करें, तो इस समय भक्ति काल और जो सूफी संप्रदाय का जो योगदान रहा भारत के अंतर्गत, हम कहें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बात हो या मुसलमानों को कट्टरपंथी से थोड़ा सा उनको उनकी फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, उनको और थोड़ा सा मृदुभाषी या उनके धर्म को थोड़ा सा कट्टरता से नीचे लाने की बात करें, तो उस समय ये जो भक्ति काल या भक्ति मूवमेंट या जो सूफिज्म था, इससे बहुत बड़ी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो देखी गई भारत के अंदर, तो हम उनका बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आधुनिक काल के इतिहास में हम बात करें तो 19वीं शताब्दी से 1964 तक। इसके पहले जब 18 का सिलेबस था उसमें आता था 18वीं शताब्दी से 1947 तक। तो दो चीजें हुई, एक तो 18वीं शताब्दी की जगह यहाँ 19वीं शताब्दी आ गई, ठीक है, और यहाँ 1947 की जगह पर 1964 तक आ गया। 1964 यानी कि नेहरू जी के प्रधानमंत्री के काल की घटनाएं भी, हम इसरो की स्थापना की बात करें, परमाणु केंद्रों की स्थापना की बात करें या अन्य कोई जो प्रधानमंत्री के काल में प्रमुख घटनाएं हुई 1964 तक, उन सभी को अब हमें यहाँ पर पढ़ना होगा आधुनिक काल में, ठीक है। तो आधुनिक काल में भारत का विकास, राष्ट्रवाद का उदय, बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा की बात करें, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक सुधारों की बात करें, विभिन्न नेता एवं संस्थाएं, और इसमें से भी वो प्रमुख चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे जो राजस्थान की भूमि से जुड़ी हुई हैं, राजस्थान के इतिहास में विशेष भूमिका रखती हैं। कोई आंदोलन जो राजस्थान में पनपा, कोई प्रमुख नेता जिसने राजस्थान से अपना नेतृत्व निभाया, तो इन सब चीज़ों को हम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। फिर है स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, धाराएं, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता, ठीक है, देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान। तो इस समय की तो जो घटना है आज़ादी की प्राप्ति के लिए, तो पूरे देश से ही धीरे धीरे माहौल तैयार हुआ था, तो हम सभी वो पूरी इतिहास की घटना जिसमें महात्मा गांधी का युग है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का युग है, तो इन सभी को हम यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर स्वतंत्रोत्तर राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राज्यों के गठन की बात करेंगे भाषाई आधार पर। फिर नेहरू युग में संस्थात्मक निर्माण की बात करेंगे, विज्ञान एवं तकनीकी के विकास की बात करेंगे, ठीक है। तो हम आज़ादी के बाद से 1964 तक के भारत का, यानी कि आधुनिक भारत का जो स्वतंत्रता के बाद के भारत का इतिहास है, उसको भी हम इस यूनिट के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि दूसरी यूनिट जो है पूरी तरह से इतिहास पर आधारित है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास, ठीक है। इसके बाद तीसरी यूनिट की अगर तीसरी इकाई की हम चर्चा करें सिलेबस में, तो उसका नाम दिया गया है विश्व एवं भारत का भूगोल।
ठीक है, पहले विश्व के भूगोल की बात कर लें तो विश्व के भूगोल से हमेशा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो या तो प्रमुख पठारों के ऊपर पूछ लिए जाते हैं, प्रमुख पर्वत रचनाओं के बारे में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, मैदानों के बारे में पूछ लिए जाते हैं या मरुस्थलों के बारे में। अगर विश्व के भूगोल से फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं तो यही पूछे जाते हैं, रॉकी इंडीज या अल्बुरुस की बात हो जाती है, एंकोंगुआ की बात हो जाती है, मरुस्थलों में बात हो जाती है, सहारा की बात हो जाती है, ठीक है, आपका गोबी की हो जाती है, कालाहारी की बात होती है, तो मरुस्थल से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो विश्व के भूगोल में हमें क्या पढ़ना है? पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। साथ में प्रमुख नदियों और झीलों के बारे में पढ़ना है, कृषि के प्रकारों के बारे में बात करना है, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश तो पढ़ना है हमें, क्योंकि जब हम भारत में आते हैं, भारत के प्रमुख औद्योगिक देश राज्यों की या क्षेत्रों की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं, जैसे भारत का डेट्राइट, भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, तो इस तरह के जो नाम होते हैं वो भारतीय राज्यों में भी उपनाम से जाने जाते हैं, तो हमें ये पढ़ने हैं। पर्यावरणीय मुद्दे हमें पढ़ने, अच्छा टॉपिक है ये, पर्यावरणीय मुद्दे जो है बहुत अच्छा टॉपिक। अब इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन की घटनाएं, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग। ये दो सिलेबस में दो महत्वपूर्ण बिंदु आने से अब हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें या रियो डियो सम्मेलन की बात करें, पृथ्वी सम्मेलन 1992 की बात करें, 72 की बात करें, स्टॉकहोम सम्मेलन की बात करें, ठीक है, हम कोप 21, कोप 23 की बात करें, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करें, यानी कि जितने जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हुए मुद्दे या सम्मेलन हैं, इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इनका क्या उद्देश्य था, क्यों बनाए गए, इसके अलावा इनकी अगली मीटिंग कहाँ होगी, किन उद्देश्यों पर अभी ये चीज़ें काम कर रही हैं, क्या हमारे सतत विकास के गोल हैं, वो सब हमें इस सिलेबस के इस पार्ट से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि ये हमें मुख्य परीक्षा में भी काम आने वाला है। ठीक है, इसके बाद ओजोन अपक्षय, वही ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ मैटर था, तो इस पर भी अच्छा हम पढ़ सकते हैं। फिर आता है भारत का भूगोल। ठीक है, भारत के भूगोल में क्या? प्रमुख पर्वतों के बारे में, पठारों के बारे में और मैदानों के बारे में। अमूमन हम जब भारत का भूगोल पढ़ते ही हैं तो भारत को जब हमने भूप्राकृतिक आकार में जो भारत को विभाजन किया, हिमालयी देश की बात करें, गंगा यमुना के मैदान की बात करें, प्रायद्वीपीय भारत की बात करें या द्वीपीय समूह की बात करें, तो हम इन सब के बारे में पर्वत, पठार और मैदान में पढ़ेंगे। मानसून तंत्र और वर्षा का वितरण, किस प्रकार से मानसून का जो वितरण है भारत में वो कहाँ कहाँ पर होता है, कौन से जगह पे वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, कहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ से होती है ना, कहाँ दक्षिण और पूर्व वाली धारा से होती है, कहाँ बंगाल की खाड़ी से होती है, कहाँ अरब सागर से उठ के बारिश होती है, ठीक है, लौटता हुआ मानसून कहाँ पर बारिश करके जाता है, तो ये सब चीज़ें हम मानसून के तंत्र और वर्षा के वितरण पे पढ़ेंगे। फिर आता है प्रमुख नदियाँ और झीलें। भारत के अंतर्गत देखो, राजस्थान में तो बहुत सारी झीलें हैं, पंचपदा की बात करें या हम, ठीक है, सावर की बात करें, हम डीडवाना की बात करें, इसके अलावा जो भारत की झीलें हैं उन सभी झीलों को और प्रमुख नदियों को, इनका हम अध्ययन करेंगे। नदी के साथ नदी से जुड़ी हुई परियोजना, उस पर आने वाली सिंचाई परियोजना या कोई बांध बनाया गया है, तो इन सबको हम विधिवत तरीके से पढ़ेंगे इसके अंतर्गत। फिर प्रमुख फसलें, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय एवं कॉफी, ये नाम दे दिए हैं, प्रमुख फसल करके नहीं छोड़ा है, प्रमुख फसलों में भी बता दिया कि आप किसको पढ़िए, गेहूं को अच्छे से पढ़िए, चावल को, कपास को, गन्ना को, चाय को और कॉफी को। इसके अतिरिक्त अन्य फसलें आप अपनी श्रद्धा से पढ़िए, लेकिन ये वो जो फसलें हैं ना, इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है, इनकी पूरी की डिटेल आपको होनी चाहिए। फिर प्रमुख खनिज, तो उसमें लोह, अयस्क हो गया, मैग्नीज हो गया, बॉक्साइट और अभ्रक, इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अतिरिक्त जितना आप पढ़ सकते हो ना, पढ़ लीजिए, लेकिन ये सिलेबस का टॉपिक है, इसको तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहीं से प्रश्न बनेंगे। ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत, ठीक है, हम सोलर ऊर्जा की बात करेंगे, बायोफ्यूल की बात करेंगे, तो वो सब हम यहाँ से पढ़ लेंगे। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख परिवहन गलियारे, ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज की बात करें या स्वर्णिम गलियारे की बात करें, ईस्ट और साउथ वेस्ट नॉर्थ कॉरिडोर की बात करें, तो ये सब और पूरे नेशनल हाईवेज 1, 2, 3 जो प्रमुख है और राजस्थान से कौन से गुजरते हैं, ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम परिवहन की बात करते हैं तो परिवहन जो राजस्थान से जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो वहां से प्रश्न बनते हैं। तो ये है विश्व एवं भारत के भूगोल से क्या क्या आने वाला है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं राजस्थान के भूगोल की। इसके बाद बात करते हैं हम अगले खंड, अगली यूनिट, अगली इकाई के बारे में, ठीक है, और ये है राजस्थान के भूगोल से संबंधित।
ठीक है, ये है आपकी राजस्थान के भूगोल से संबंध। देखो भारत, पहले राजस्थान का इतिहास पूछा गया, फिर भारत का इतिहास पूछा गया, फिर भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल हो गया, ठीक है। उसके साथ राजस्थान के भूगोल की बात करते हैं। तो राजस्थान के प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं, ठीक है, जलवायु की विशेषताएं, प्रमुख नदियां एवं झीलें, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा, प्रमुख फसलें गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना एवं बाजरा, और प्रमुख उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजना और जल संरक्षण तकनीकें। जनसंख्या का जो मामला है, जनसंख्या का जो टॉपिक दिया उसमें भी विषय को खोल दिया है, यानी कि जनसंख्या को पूरा तो पढ़ना ही है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है जिनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर अधिक देखी गई, किस अंचल की वृद्धि दर अधिक देखी गई, कहाँ पे कम मिला, घनत्व, जनसंख्या घनत्व क्या है राजस्थान का, ठीक है, किस जिले का अधिक है, किस जिले का कम है, ठीक है। साक्षरता की बात पूछी जाएगी, क्योंकि अगर जनसंख्या टॉपिक दिया गया था तो जनसंख्या में पूरी पढ़नी थी, लेकिन जैसे ही जनसंख्या में सब टॉपिक दे दिए तो हमें इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। लिंगानुपात की बात करें, राजस्थान में लिंगानुपात क्या है, ठीक है, किस क्षेत्र में ज़्यादा है, किस क्षेत्र का कम है, किस जिले में ज़्यादा है, किसका कम है। प्रमुख जनजातियाँ, अब जब प्रमुख जनजातियां पढ़ेंगे हम जाति आधार, जनगणना के आधार पर, तो किस अंचल में कौन सी जनगणना, कौन सी जनजाति रहती है, कितने प्रतिशत रहती है, ठीक है, और थोड़ा सा फिर उसका कल्चर भी हम उसके साथ में ही पढ़ लेंगे, ठीक है। खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिजों की हम बात करें, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, जैव विविधता एवं इनका संरक्षण, पर्यटन स्थल एवं परिपथ। देखो पर्यटन स्थल यहाँ आ गया जब राजस्थान की कला संस्कृति का जो विषय था, जहाँ पर हमने कहा महल मकबरे और किलों की बात की थी, वहाँ पर ये आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इसको कहाँ रख दिया है अब, अगली यूनिट में, यानी कि राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत रख दिया। तो राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, या ऐतिहासिक स्थलों की बात करें, या धार्मिक स्थलों की बात करें, तो प्रमुख पर्यटन स्थल हमें यहाँ से पढ़ने हैं और हमसे बनने चाहिए, क्योंकि यही तो वो प्रश्न है जो हमें बाकी विद्यार्थियों से आगे ले जाएंगे। अगर हम सरल प्रश्न गलत कर जाते हैं तो कठिन प्रश्न तो सबके लिए कठिन होता है, और जो छोटे छोटे सरल प्रश्न होते हैं जो हमें लीड दे जाते हैं बाकी बच्चों से, तो यहाँ से हमें सबको अच्छे से पढ़ना है। तो राजस्थान भूगोल के अंतर्गत वही सारे टॉपिक जो भारत के या विश्व के भूगोल में दिए गए हैं, पर्वत, पठार, मृदा, नदियां, झीलें, प्रमुख उद्योग, प्रमुख खनिज, तो प्रमुख फसलें, ये सब हमको एक तुलनात्मक अध्ययन के साथ पढ़ना है। यदि हम भारत के उद्योग पढ़ रहे हैं तो उसी समय हम राजस्थान के उद्योग पढ़ें, और उद्योगों में जब हम देखते हैं कि कागज उद्योग कहाँ है भारत में, तो हमने राजस्थान में ढूंढ लिया। हमने देखा कि लोह अयस्क का उद्योग कहाँ है, तो हमने राजस्थान में देख लिया। और ऐसे करके अगर हम नोट्स बनाते हैं तो बहुत शानदार नोट्स तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, ठीक है, हमारी टीम भी आपके साथ पूरी मदद करेगी पढ़ाने में आपको कि कौन सी चीज़ कहाँ से आने वाली है, ठीक है। इसके बाद अगली जो यूनिट है या इकाई है वो है भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली, ठीक है। इससे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। 2018 का जो सिलेबस था उसमें अलग से था 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम, लेकिन इस बार उन दोनों अधिनियमों को हटा दिया गया है, ठीक है। और उसके तहत हम बात करें तो भारतीय संविधान के दार्शनिक तत्व, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं और संवैधानिक संशोधन। जब हम बात करते हैं संविधान सभा की, तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, अंतिम बैठक कब हुई, पहला अध्यक्ष कौन था, अंतिम अध्यक्ष संविधान सभा की अन्य समितियों के सदस्य और अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे अम्बेडकर जी के साथ में, ठीक है, और कितने दिन लगे संविधान को बनाने में, संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुआ था। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं संविधान सभा से, ठीक है। फिर भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिसके कारण हमारा देश का संविधान जो है वो विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। जिस तरह से भारत का संविधान है, भाग, अनुसूचियां और अनुच्छेद के आधार पर देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा अनुच्छेद है, वो भी लिखित, तो ये भी उसकी विशेषता है। एकात्मक संघात्मक के लक्षण रखता है, ठीक है, परिसंघात्मक स्वरूप रखता है, तो बहुत विशेषताएं हमारे संविधान की, तो वो प्रश्न में आएंगी। संवैधानिक संशोधन, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई या किस प्रकार से संविधान संशोधन किए जाते हैं, और अभी तक कितने संविधान संशोधन हो गए, और उसमें से कोई ऐसा संविधान संशोधन जो राजस्थान के इतिहास, भूगोल या किसी अन्य चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उद्देशिका, प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ना है। फिर मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, यानी कि भाग 2, 3 और 4
आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पे नागरिकता वाला भाग नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम नागरिकता के चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, अब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति को हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, हमारी कार्यपालिका का प्रमुख अंग है और प्रथम नागरिक है भारत का। ठीक है, उसकी क्या शक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति शासन क्या होता है, राष्ट्रीय आपात क्या होता है, ठीक है, अध्यादेश क्या होते हैं, ये सबसे प्रश्न बनते हैं। फिर प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संसद। ठीक है, संसद जब हम पढ़ते हैं तो लोकसभा राज्यसभा दोनों को पढ़ लेते हैं, साथ में राष्ट्रपति को जोड़कर उससे पढ़ लेते हैं। ठीक है, न्यायालय की बात करेंगे तो उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, साथ ही हम राज्य न्यायालय की बात, राज्य के न्यायालय की बात कर लेंगे, मतलब राजस्थान हाईकोर्ट को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग की बात कर रहे हैं हम, नीति आयोग जोड़ दिया गया है इस बार। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यानी कि संवैधानिक और गैर संवैधानिक इकाइयों के बारे में भी हमें पढ़ना है। और उनमें से मुख्य क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल के बारे में विषय में अच्छे से पढ़ना है, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ठीक है, फिर कुछ लॉजिकल और इस मतलब मुख्य परीक्षा की दृष्टि से जो चीज़ें हैं वो प्रीलिम्स में भी रखी गई, जैसे संघवाद, तो भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण, ये दे दिया है प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में। तो इसको भी हमें अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यही मुख्य परीक्षा में बहुत काम आएगा हमारे के लिए। ठीक है, तो ये था संविधान की यूनिट से जुड़ा हुआ हमारा सिलेबस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासकीय, यानी कि जब हम भारतीय संविधान की बात कर लेते हैं तो उसके बाद जो अगली यूनिट है वो है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी हुई, यानी कि राज्य में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। ठीक है, तो राज्यपाल को पढ़ना है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को देखेंगे हम, राज्य की विधानसभा को बात करेंगे, राज्य के उच्च न्यायालय की बात कर लेंगे। तो ये हो गई राज्य की राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, यानी कि राज्य के संबंधित विधायिका की बात करें, न्यायपालिका की बात करें या कार्यपालिका की, तो राज्य राजनीतिक व्यवस्था के तीनों अंगों को पढ़ना है। कौन पहला मुख्यमंत्री था, कौन सर्वाधिक लंबे काल वाला मुख्यमंत्री रहा, कौन सा गवर्नर कब बना, ठीक है, साथ में उच्चतम न्यायालय कहाँ है, उसकी खंडपीठ कहाँ पर है, ये सब प्रश्न हमें यहाँ से पढ़ने होंगे। फिर प्रशासनिक व्यवस्था में देखें तो जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज संस्थाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 73वें संविधान और 74वें संविधान के बाद जब पंचायती राज की बात करें या स्थानीय स्वशासन की बात करें तो ये इकाइयां संवैधानिक इकाइयां बन गई और इन्हीं से राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जब हम देखते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर पंचायती राज की शुरुआत हुई थी तो राजस्थान के नागौर से ही की थी जवाहरलाल नेहरू ने, तो पंचायती जो राज है वो तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो हमें इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग, यानी कि जो पिछले यूनिट में हमने केंद्र के परिप्रेक्ष्य में आयोग देखे थे, निकाय देखे थे, उन्हीं को हमें राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखना है। राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य मानव अधिकार, लोकायुक्त, निर्वाचन आयोग और राज्य सूचना आयोग। ठीक है, लोक नीति और अधिकार के बारे में अगर हम देखें तो लोक नीति से प्रश्न बनेंगे, विधिक अधिकारों से और नागरिक अधिकार पत्रों से। ये चीज भी मुख्य परीक्षा की तरह से है। जैसे हमने पिछली यूनिट में देखा था कि संघवाद या लोकतांत्रिक सरकारें, गठबंधन सरकारों की बात हो रही थी, तो उसी तरह से ये वाला चैप्टर भी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से रखा गया, लेकिन है ये प्री परीक्षा के सिलेबस में, तो हम इसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये था राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासकीय व्यवस्था से संबंधित सिलेबस। इसके बाद जो अगली यूनिट है वो है अर्थव्यवस्था से संबंधित, आर्थिक अवधारणाएं एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था से जब प्रश्न बनते हैं तो अधिकांश जो प्रश्न है वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था से बनते हैं, और अर्थव्यवस्था से प्रश्न जो बनते थे वो पंचवर्षीय योजनाओं से बनते थे। ठीक है, प्लानिंग की जब हम बात करते हैं, इकोनॉमिकल प्लानिंग की बात करते हैं, नियोजन की बात करते हैं, तो पंचवर्षीय योजनाओं से शुरू होता है। लेकिन 2018 के सिलेबस से वो थी, वो वर्ष 2021 का जो नया सिलेबस आया उसमें पंचवर्षीय योजनाएं हटा दी गई हैं। ठीक है, तो अब हमें याद नहीं रखनी कि पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, कितने प्रतिशत
की विकास दर रखी थी उन्होंने, गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था, भिलाई हो, बोकारो हो, ये प्लांट कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत बनाए गए थे। यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं को क्या कर दिया है आयोग ने, हटा दिया सिलेबस से। अब हम देखें कि इसमें क्या है, तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, इसमें बजट निर्माण से प्रश्न बनेंगे, बैंकिंग से बनेंगे, लोक वित्त की बात होगी, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी आया तो जीएसटी को जोड़ दिया गया है, राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की बात करेंगे, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान देखेंगे हम कि किस प्रकार से जो आर्थिक वृद्धि है, आर्थिक समृद्धि है, उसकी पहुंच निम्न स्तर तक होती है या क्या उसके घटक होते हैं, क्या चुनौतियां हैं, इसको हम पढ़ेंगे। लेखांकन की बात करेंगे, ठीक है, इसकी अवधारणा, उपकरण और प्रशासन में उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार, ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार का हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां, ठीक है, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीतियों में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति निकलती है, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब कैसे तय होता है, सब्सिडी, लोक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस सिस्टम की हम बात करेंगे। और अभी तो एक देश एक राशन कार्ड की बात आ गई, तो वो लोक वितरण प्रणाली से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेंगे करंट अफेयर के साथ जोड़ के। ई कॉमर्स बहुत चर्चित है, जिस तरह से ई गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है उसी प्रकार ई कॉमर्स आया है, ठीक है, और अभी हमने देखा लॉकडाउन के दौरान में ई कॉमर्स क्षेत्र के जो कंपनियां थी उनकी ग्रोथ रेट बहुत देखी गई, तो किस प्रकार से ई कॉमर्स चीज़ें जो काम करती हैं उनका क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। मुद्रास्फीति की बात करेंगे, उसकी अवधारणा, उसके प्रभाव और नियंत्रण तंत्र की बात करेंगे, ये हमारे सिलेबस में। आर्थिक विकास और आयोजन में हम देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति क्या चल रही है, उसके मुद्दे क्या हैं और क्या क्या पहल हैं। यानी कि जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, द्वितीयक क्षेत्र की बात करें या तृतीयक क्षेत्र की, तो इनका क्या योगदान है, कितने प्रतिशत योगदान है, ठीक है, और कैसे इसकी चुनौतियों से दूर होके और नई अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में हम पहुंच सकते हैं, तो वो पढ़ेंगे। प्रमुख आर्थिक समस्याएं, सरकारों की पहल, आर्थिक सुधार और उदारीकरण, एलपीजी को हम पढ़ेंगे। 1991 में जो उदारीकरण की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया तो उसके क्या क्या पहलू थे, क्या क्या चीज़ों को छोड़ दिया गया, किन चीज़ों को लाइसेंस के क्षेत्र में रखा गया, तो ये सब पूरा हम अर्थव्यवस्था से पढ़ेंगे। मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास, तो मानव विकास सूचकांक ये तो पहले से था सिलेबस में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या मानक होते हैं जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक देखा जाता है, तो उसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी भारत की क्या रैंक चल रही, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, ये नया चैप्टर जोड़ दिया गया, ठीक है। हैप्पीनेस इंडेक्स को जोड़ दिया गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को, है ना। भारत की रैंकिंग क्या है, इसके क्या आधार होते हैं, मतलब इसके मानक क्या हैं, स्टैंडर्ड क्या हैं, किस आधार पे खुशहाल माना जाता है, तो कौन सी संस्था इसे जारी करती है, तो ये हम पढ़ेंगे। गरीबी एवं बेरोजगारी की अवधारणा है, उसके प्रकार, कारण, निदान, वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं। देखो गरीबी और बेरोजगारी जो मुद्दा है ना, वो बहुत चर्चित मुद्दा है। इसको इस तरह से तैयार करेंगे हम कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा में तो हमसे बने ही बने, लेकिन मुख्य परीक्षा में जब लिखने की बात आए तो हम इसे इतना अच्छा तैयार कर लें कि बार बार ना पढ़ना पड़े। और गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और प्रव्रजन, ये चारों जो है ना, चारों जो सब टॉपिक हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि गरीबी समझ में आ गई तो भुखमरी और बेरोजगारी समझ में आ जाती, बेरोजगारी समझ में आ गई तो प्रव्रजन समझ में आ जाता है, गरीबी समझ में आ जाती है, भुखमरी समझ में आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चारों एक दूसरे का कारण, ठीक है। तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर सामाजिक न्याय और अधिकारिता की बात करेंगे। कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान, अनुसूचित जाति जनजाति हो, ठीक है, या अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हों, या दिव्यांग नागरिक हों, वृद्ध और महिलाएं हों, तो इनके लिए सरकार की क्या योजनाएं, सरकार ने इनके लिए क्या विशेष स्कीम जारी की हैं, तो उन सबको हम यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ेंगे। तो इसके आधार पे हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे कि हमारी मुख्य परीक्षा में भी ये काम आ जाए।
ठीक है। और भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद अगला जो इकाई दिया गया वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित, और अधिकांश प्रश्न इस अर्थव्यवस्था के चैप्टर से यहीं से बनते हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था का बृहद परिदृश्य, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, समृद्धि, विकास एवं आयोजन, आधारभूत संरचना और संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं राजस्थान की, ठीक है। राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त जन, निराश्रित, महिला, बच्चे, वृद्धजन, कृषक और श्रमिकों के लिए जो योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं, इनके बारे में। तो राज्य के द्वारा निर्मित जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी को हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, और भारत की योजनाएं भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली यूनिट में भारत की योजनाएं दी गई हैं और यहाँ पर राज्य की दी गई। तो राज्य सरकार अभी कौन कौन सी योजनाएं चला रही, पिछली सरकारों ने कौन कौन सी योजनाएं लेके आई थी, महिलाओं के लिए वृद्धा पेंशन योजना की बात करो, घर की बात करो, या भामाशाह योजना की बात करो, या अभी जो चिकित्सा के लिए योजना आई है, तो इन सभी योजनाओं को हम अच्छे से पढ़ लेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद अगली जो यूनिट है वो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई, ठीक है। ये मुद्दा जो है ना, जैसे जैसे परीक्षाएं आगे बढ़ रही हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो वेटेज है, उसका जो भूमिका है प्रश्न पत्र में क्वेश्चन की, वो बढ़ने लगी है। साइंस और विज्ञान और तकनीकी से प्रश्न अधिक आने लगे हैं। तो इसमें दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो IT का मामला है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मामला है, वो बहुत पूछा जाने लगा, ठीक है। रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम DRDO की बात करते हैं, जब हम इसरो की बात करते हैं, तो इन संस्थाओं ने भारत का नाम विश्व में ऊंचा किया। कोई कंप्यूटर बना दिया, सुपर कंप्यूटर बना दिया, परम की बात करें, रोबोट्स बना दिए, व्योमेत्र बना दिया रोबोट्स, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हम बहुत सारी मिसाइल्स बना दिए हैं, ठीक है, DRDO की बात करें या CDAC की बात करें, तो उन सबको हमें यहाँ पर पढ़ना है। नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, या जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करें, यानी कि नैनो प्रौद्योगिकी हो गई, जैव प्रौद्योगिकी हो गई, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी की बात करें, आहार पोषण की बात करें, रक्त समूह और RH कारक। देखो यहाँ पर एक चीज हुई है कि जो बायो वाला चैप्टर था, इसमें से मानव शरीर हटा दिया है, ठीक है। क्या हटा दिया गया है? मानव शरीर। मानव शरीर से तो बहुत सारी चीजें पढ़ लेते थे हम, हृदय को पढ़ लेते थे, ब्रेन को पढ़ते थे, ठीक है, आहार की बात करते थे, आहार नाल की बात करते थे, पित्ताशय, अमाशय, अग्नाशय, ठीक है, ये सब पढ़ लेते हम। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मानव शरीर को क्या किया गया? अलग कर दिया गया। तो आहार पोषण को पढ़ना है, ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, RH फैक्टर को देख लेंगे, स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक, असंक्रामक और पशुजन्य रोगों को पढ़ लेंगे, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी परिवर्तन और इनके प्रभाव, ठीक है, ये पढ़ेंगे, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी से पढ़ेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय विकास, वही सतत विकास की, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी, पशुपालन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में। ये सब टॉपिक जो हैं वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं और राजस्थान की पृष्ठभूमि पे ही हमें इनको पढ़ना है। यानी कि कृषि विज्ञान में कोई तकनीकी अपनाई गई, कोई प्रमुख फसलें बनाई गई, हाइब्रिड करके संकर फसलों को बनाया गया, तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में उनको देखेंगे। उद्यान विज्ञान या वानिकी में कोई तकनीक लेके आए, ठीक है, या इनमें कोई नया प्रयोग किया, वो भी राजस्थान के विशेष संदर्भ में। कोई उद्यान है, कोई विशेष पार्क है, कोई महत्वपूर्ण घटना घटी, तो राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिख दिया है राजस्थान के विशेष संदर्भ में। इसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास, राजस्थान के विशेष संदर्भ में। राजस्थान में अगर जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में DRDO है, या अन्य कोई संस्थान जो राजस्थान में है विज्ञान और तकनीकी से जुड़े हुए, तो वो संस्थान क्या है, कब स्थापना हुई, क्या काम करते हैं वो। तो ये सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में इतना ही पूछा जा सकता है। इसके बाद जो यूनिट है वो है आपकी तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता, यानी कि हम बात करें रीजनिंग, जो आपका CSET का अन्य राज्यों में पेपर होता है वो इसी पेपर में आने लगा है राजस्थान में, तो उसी के तहत हमें क्या, वही तार्किक दक्षता की बात करेंगे, हम कथन और मान्यताओं की बात करेंगे, कथन और तर्क की बात करेंगे, कथन और निष्कर्ष की बात करेंगे, कथन और कार्यवाही, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता। और ये प्रश्न बहुत अच्छे होते हैं यदि आप बहुत सकारात्मक व्यक्ति हैं, और जब आप एक बार कोई कथन पढ़ता है, मान के चलो बोला गया कि नगर पालिका ने हाल ही में मच्छर की दवाई का छिड़काव कराया, तो ये तो कथन हो गया। अब हो सकता है अभिधारणाएं या तर्क दिए जाएं कि बहुत शिकायत आ रही थी कि नालियों में बहुत मच्छर हो गए हैं, या पूरे इलाके में बीमारी फैल गई थी मलेरिया या डेंगू से संबंधित, तो ये अवधारणा ये बताती है कि जो कथन कहा गया है ना,
उसके क्या उसका जो परिणाम आया क्यों आया। तो अगर आप सकारात्मक व्यक्ति हैं और थोड़े से लॉजिक लगा सकते हैं, चीज़ों में तर्क लगा सकते हैं, तो ये सारे प्रश्न आपसे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो हम इसकी तैयारी भी करेंगे, इसको भी समझाएंगे हम कि कैसे प्रश्नों को हल करना चाहिए। इसके बाद मानसिक योग्यता, गणित की बात कर लें, मैथ्स की, तो इसमें संख्या, अक्षर अनुक्रम, कूट वचन में कोडिंग डिकोडिंग, संबंधों से संबंधित समस्याएं, दिशा ज्ञान परीक्षण, तार्किक वैन आरेख, दर्पण, पानी प्रतिबिंब, आकार और उनके उपविभाजन, ठीक है, अनुपात, समानुपात की बात करें, प्रतिशत से क्वेश्चन, लाभ हानि, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, समतली चित्रों के परिमाप और क्षेत्र, आंकड़ों का विश्लेषण जिसमें सारणी, दंड आरेख, रेखीय आलेख और पाई चार्ट आते हैं। तो अगर ये बनता है आपसे तो आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हो, क्योंकि मैथ्स में ये रहता है कि एक बार आपने अगर कोई क्वेश्चन किया तो वो सही आंसर दे जाए तो आपका पूरा का पूरा नंबर रहता है, ठीक है। माध्यमिक, समानांतर, गुणोत्तर एवं हरात्मक, माध्यमिका एवं बहुलक को पढ़ना है आपको, क्रमचय और संचय पढ़ना है, प्रायिकता से समस्या, सरल समस्याएं, मतलब प्रोबेबिलिटी से भी जुड़े हुए प्रश्न मैथ्स में आते हैं आपके, ठीक है। तो तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता में इन दोनों मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। साथ ही इसके बाद आता है समसामयिक घटनाएं, ठीक है। अब समसामयिक घटना में क्या, राजस्थान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान, संस्थाएं, खेल कूद संबंधी गतिविधियां। जब भी हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि विगत दिवस कोई बड़ा आदमी जिसकी मृत्यु हुई हो, वो साहित्य, कला क्षेत्र या विज्ञान के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि रखता हो, ठीक है, उसका भारत के लिए कोई प्रमुख योगदान हो, अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक नियुक्ति पाता है, पद स्थापना होती है किसी की, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है, किसी देश का राष्ट्रपति बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, किसी राज्य का राज्यपाल बन गया। हाँ, कोई व्यक्ति जिसे बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया, नोबेल मिल गया, पुलित्जर मिल गया, मैन बुकर मिल गया, या साहित्य का हम बात करें तो हमारे यहाँ व्यास सम्मान मिल गया, या राजस्थान का कोई प्रमुख पुरस्कार मिल गया उसे, साहित्य के क्षेत्र का, प्रशासन के क्षेत्र का, तो वो व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई स्थान जहाँ पर कोई प्रमुख घटना घटी, कोई शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ, कोई मेला लगा, कोई फेमस, या कोई बहुत बड़ी योजना की शुरुआत हुई उस स्थान से, तो वो स्थान महत्वपूर्ण है। तो स्थान, व्यक्ति और संस्थाओं के बारे में हमें पढ़ना है, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। फिर वही राजस्थान से संबंधित और भारत से संबंधित खेल कूद की गतिविधियां, राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने कोई पदक जीता, राज्य स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण भूमिका या महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया उसे, या देश का कोई व्यक्ति जाके विदेश में कोई प्रतियोगिता जीत लाया, ओलंपिक चल रहे हैं अभी तो ओलंपिक से कोई पदक आ गया, तो वो हमें महत्वपूर्ण खेल कूद गतिविधियों में रखना है। खेल से संबंधित प्रश्नावली या उसकी जो शब्दावली होती है वो हमें ध्यान में रखनी है कि क्रिकेट है तो क्रिकेट में कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं, टेबल टेनिस में कौन कौन से शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, बॉक्सिंग, ओलंपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हैं उनको हमें अच्छे से पढ़ना है इसके तहत में, ठीक है। तो करंट अफेयर भी आपको पढ़ना है एक साल के अंतर्गत, ठीक है। तो इसी के साथ ही ना हमारा प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो समाप्त होता है, यानी कि इतना सब कुछ है। और इसमें क्या होगा, आपको 150 प्रश्न आएंगे, ठीक है। कितने प्रश्न आएंगे, 150 प्रश्न। करना कितने घंटे में है, 3 घंटे में करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आपसे बन जाने चाहिए, ठीक है। मैं आपको प्रश्नों की वो दिखा देता हूं कि प्रश्न पत्र कैसा आता है, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रश्न आता है। तो आप देख पा रहे हैं इस तरह से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होता है। जैसे राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक, फॉस्फेरस और पाइराइट निर्माण में आवश्यक है, तो किस में 4 ऑप्शन आते हैं, रासायनिक उर्वरक, सीमेंट, चीनी और दवाइयाँ। 4 में से आपको कोई एक उत्तर चुनना होता है। इस प्रकार से पूरे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों की संख्या होती है 150, ठीक है। और इसी तरह से सारे जितने हमने टॉपिक पढ़े हैं उन सभी टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न बना होता है। तो सिलेबस से अतिरिक्त आपको कुछ नहीं पढ़ना है। जो सिलेबस में दिखा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे ये संसद या लोकसभा से जुड़ा हुआ प्रश्न है, पॉलिटी से जुड़ा हुआ, ठीक है। इसके बाद ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है कि पंचायत स्तर पर कितने लोक सुनवाई अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाता है, राजस्थान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो
ये आपका पॉलिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न हो गया। तो सभी जितना हमने सिलेबस में देखा उन सबसे जुड़े हुए प्रश्न यहाँ पर पीएससी में आते हैं। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस हमने डिस्कस किया। आज के पहले भाग के लिए इतना ही। अगले भाग में मैं आपसे मुख्य परीक्षा के सिलेबस पे चर्चा करूंगा कि किस तरह से पेपर आता है और सिलेबस में कौन से पेपर में कौन कौन से विषय को रखा गया है और वो कितने नंबर का होता है। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, परीक्षा के फॉर्म अवश्य भर दीजिए और तैयारी कर दीजिए बहुत अच्छे तरीके से शुरू, क्योंकि राजस्थान पीएससी बहुत जल्दी ही जो परीक्षा की तिथि है वो भी घोषित कर देगा। ठीक है, तो हम 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में अपना प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसे पूर्ण कर लेंगे तो हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।